नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी के केस में बेल और एनडीपीएस ड्रग्स एक्ट में जेल, क्या यही है इक्विलिटी बिफोर लॉ? दोस्तों, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी नेता को पकड़ता है, पूरा देश चिल्लाने लगता है कि साहब लोकतंत्र खतरे में आ गया। लेकिन जब एनडीपीएस एक्ट के तहत एक गरीब आदमी, एक सामान्य आदमी पकड़ा जाता है तो वह 5 साल, 10 साल, 14 साल तक जेल में सड़ता रहता है। उसकी सूद कौन लेगा? उस केस में इक्विलिटी बिफोर लॉ, संविधान कहां सो जाता है? उस वक्त कोई जागरूक नागरिक, कोई कानून का रखवाला, कोई नेता यह क्यों नहीं पूछता कि इस गरीब मजलूम व्यक्ति के लिए संविधान कहां सोया है? इस गरीब मजबूर व्यक्ति के लिए संविधान, लोकतंत्र क्यों नहीं खतरे में आ जाता है? क्या यही है इक्विलिटी बिफोर लॉ? एक तरफ ईडी के केस जहां बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, और दूसरी तरफ एनडीपीएस ड्रग का केस जहां आरोपी गरीब है, अनपढ़ है, उसका केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं है, और रिजल्ट सालों साल तक वो मजलूम जेल की सलाखों के बीच कैद रहता है, बिना कन्विक्शन के, बिना सजा के, बिना ट्रायल पूरे हुए। जी हां, एनडीपीएस के मामलों में अगर देखा जाए तो कई जगह, कई राज्यों में जो कन्विक्शन रेट है वह 5 से 10% तक गिर जाता है, लेकिन अरेस्ट लाखों में। यानी सिस्टम पहले आपको पकड़ता है, फिर सालों बाद कहता है ओह गलती हो गई, क्योंकि पकड़े जा रहे हैं 100 लोग और सजा हो रही है 5 या 10 लोगों को। जब इस मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में साफ तौर पर कहता है कि एनडीपीएस में कन्फेशनल स्टेटमेंट का पुलिस के सामने दिया गया बयान कहीं से भी रिलायबल एविडेंस नहीं माना जा सकता। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस शिव शंकर केसरी में फिर सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे कहता है, चूंकि यह मामला ड्रग का है, चूंकि यह मामला एनडीपीएस का है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेल ऑटोमेटिक तौर पर डिनाई कर देंगे। कौन को सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 के ट्विन कंडीशन में संतुष्ट होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंडर ट्रायल लंबे समय से जेल में है तो उसको बेल मिलनी ही चाहिए। मोहम्मद मुस्लिम वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली में कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस कानून सख्त है, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद आर्टिकल 21 इग्नोर नहीं किया जा सकता। सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी एनडीपीएस में उल्टी है। तमाम कानून, तमाम उदाहरण, तमाम जजमेंट किताबों में, फाइलों में बंद पड़े। पूरा का पूरा सिस्टम ड्रग्स एक्ट के आते ही, एनडीपीएस एक्ट के आते ब्रेकडाउन है, कंप्लीट फेल्योर है।
सुप्रीम कोर्ट में आखिर कन्विक्शन क्यों नहीं हो पाता है? सेक्शन 50 का वायलेशन अधिकारियों के द्वारा, संस्था के द्वारा आम है। प्रॉपर सीजन नहीं होता, कस्टडी की चेन टूट जाती है, लैब तक ड्रग भेजे जाने तक चेन बनी नहीं रहती। कोर्ट कहती है इन हालातों में जब तक वह आदमी बड़ी होता है, इन 4-5 कारणों से कारण वह जिंदगी से बेजार हो चुका होता है, वह जिंदगी से हार चुका होता है, और इसका परिणाम ह्यूमन कॉस्ट के रूप में देश को, समाज को और एक परिवार को चुकाना पड़ता है। सोचिए, एक आदमी जो 10 साल तक जेल में बंद है, उसे बाद में नॉन गिल्टी कहा जाता है। उसने 10 साल जेल में काटे, उसका परिवार बर्बाद हो चुका है, उसका बिजनेस, उद्योग धंधा चौपट हो चुका है, कैरियर कहीं का रहा नहीं। अब बताइए, ये इक्विटल है या डिलेड पनिशमेंट है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आर्टिकल 14 इक्विलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 21 किसी भी कठिन से कठिन, सख्त से सख्त नॉन बेलिएबल कंडीशन को आतंकवादी कानून जैसे प्रावधान में, पीएमएलए जैसे कानून में ओवरराइड करता है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। लेकिन रियलिटी में ईडी के आरोपी को अगर बेल नहीं मिलता तो सारा देश सर पे उठा लिया जाता है, लेकिन एनडीपीएस एक्यूज को अगर बेल नहीं मिलता तो उसे बड़ी आसानी से भुला दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो सवाल सीधा है कि अगर कानून बराबर है तो यह कानून इंसान की हैसियत देखकर अपना रंग क्यों बदलता है? अगर कन्विक्शन नहीं ही होना था तो सालों तक आपने उस व्यक्ति को जेल में क्यों रखा? और अगर रखा तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? जब आप उसको नॉन गिल्टी करार दे रहे हैं, क्या यही न्याय है या यह सिस्टम का सबसे बड़ा फेल्योर है? सवाल आपसे है कि क्या भारत में सच में इक्विलिटी बिफोर लॉ है या यह सिर्फ डायलॉग है, किताबों में लिखी लाइन है? इसका जवाब आपको और हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं इस मामले को आगे बढ़ाऊं तो कलकत्ता हाई कोर्ट में अभी एक मामले में एनडीपीएस एक्ट में जो व्यक्ति 14 साल से बंद था, बिना ट्रायल के उसको बेल दिया है। अभी आज ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डिंपल खरूर मामले में, पीएमएलए के मामले में ईडी के सख्त विरोध के बाद, चूंकि ट्रायल होने में वक्त है, ट्रायल डिलेड है, पीएमएलए के ट्विन स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस को ओवरराइड करके आर्टिकल 21 को यूज करते हुए डिंपल खरूर को बेल दिया। लेकिन वही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एनडीपीएस के मामले में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझती, और इस बिना पर ड्रग के अभियुक्त जो 3-3 साल 4-4 साल से जेल में बंद है, ट्रायल मंथर गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाले सालों तक ट्रायल पूरी होने की उम्मीद नहीं है, जमानत देने से इनकार कर देता है। यह कहां का न्याय है? यह कैसा न्याय है? जेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, बेल इज द रूल। यह डायलॉग
बिल्कुल डायलॉग बनकर कम से कम ड्रग्स केसेस में, एनडीपीएस केसेस में और तमाम सैकड़ों ऐसे छोटे बड़े अपराधों में जहां सजा 7 साल से कम है और लोग लंबी अवधि तक जेल में बंद हैं, महिलाएं हैं, लेकिन कोर्ट जमानत देने से गुरेज करती है। कौन पूछेगा यह सवाल? पंजाब की बात अगर मैं करूं तो वहां के युवा एक तरफ विदेश जाने के लिए अपनी जमीन जायदाद गहने गिरवी रखकर बेचकर कर्ज के भारी बोझ तले परेशान है, दूसरी तरफ ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स का माफिया उनको जीने नहीं देता है, और तीसरी तरफ है हमारी ये एजेंसियां जो समाज से ड्रग तस्करों, ड्रग माफियाओं को सफाया करने के नाम पर पकड़ लेती हैं छोटे छोटे कैरियर, पकड़ लेती हैं छोटे छोटे यूजर्स, और फिर वो बेचारे सालों साल जेल में बंद हैं। कुछ तो ऐसे भी केस मेरे सामने आए हैं जहां लोगों को बेल मिल गया है, लेकिन बेल की कंडीशन इतनी सख्त है, उनसे इतना भारी पैसा मांगा जा रहा है बेल पर बाहर आने के लिए, या उनसे श्योरिटी मांगी जा रही है, लेकिन उनके पास कोई जमानतदार नहीं है, और ऐसी अवस्था में बेल मिलने के बाद भी वो जेल में, दूर दूर तक ट्रायल का नामो निशान नहीं है। इस वक्त पंजाब के जेलों में जितने कैदी हैं उसमें 82% अंडर ट्रायल्स हैं। 30,000 से ऊपर की संख्या अंडर ट्रायल्स कैदियों की, विचाराधीन कैदियों की संख्या पंजाब के जेल में है। लेकिन किसे चिंता है इस युवा शक्ति के बेसमय जेल में मर जाने से, बर्बाद हो जाने से। और यह आंकड़ा जेल में बंद 30,000 इंडिविजुअल का नहीं है, यह 30,000 परिवार के बर्बादी की जीती जागती दास्तान है। समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की अदालत से बाहर निकलकर ग्राउंड जीरो पर इस स्थिति की समीक्षा ले और समय रहते इसकी सूद ले। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।